आज का टॉपिक हम लोग ले रहे हैं इस मैकेनिक्स के सीरीज़ में फ्रिक्शन, मैकेनिक्स 1 के सीरीज़ में फ्रिक्शन। और आज बात करेंगे हम अपने नए फोर्स के बारे में जिसका नाम है फ्रिक्शन। इसमें हम 3 टाइप के फोर्स की चर्चा करेंगे। मे बी द फ्रिक्शन कुड बी स्टैटिक, कब लिमिटिंग का केस पे आएगा, और काइनेटिक का केस पे आएगा। तो अगर अब तक देखें कि क्या क्या फोर्स कंसीडर कर रखा था, तो सबसे पहले हमने वेट को देखा था। वेट के बाद हमने नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स को समझा था। उसके बाद फिर हमने टेंशन इन द स्ट्रिंग देखा था। फिर जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम में आए थे तो स्यूडो फोर्स के बारे में थोड़ा सा चर्चा किए। और आज पकड़ेंगे फ्रिक्शन को। और फ्रिक्शन में कब हमको स्टैटिक का केस पकड़ना है, कब लिमिटिंग का केस पकड़ना है, कब काइनेटिक का केस पकड़ना है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। और दूसरी बात, डायरेक्शन भी देखना है कि कब हम मतलब हमारे जो फ्रिक्शन का डायरेक्शन है बॉडी पे किस साइड एक्ट हो रहा है। ठीक है, इतना चीज़ अगर सॉल्व हो जाए तो फिर हम फ्रिक्शन के प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेंगे। तो ज़रा समझते हैं पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेके। मान लो एक ब्लॉक रखा है, इस पर हम एक फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं। अगर यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं होता तो ये अनबैलेंस्ड फोर्स होकर सीधा सीधा न्यूटन सेकेंड लॉ से F = ma हमको मिल जाता है। ये मास m है इस ब्लॉक का। लेकिन अगर मैंने ये फोर्स लगाया और मान लो कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ फोर्स लगाया है और बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो बॉडी मूव नहीं कर रही है इसका मतलब पक्का इस फोर्स को कोई बैलेंस कर रहा होगा। तो हमको ऑब्वियस है कि अगर F इस डायरेक्शन में लगा है तो कोई एक फोर्स लगी है लेफ्ट वार्ड जो इसको बैलेंस कर रही है कॉन्टैक्ट सरफेस पे। ठीक है, तो अभी डायरेक्शन में समझाऊंगा, अभी कुछ नहीं भी सोचना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में अभी भी है, मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब ये फोर्स जो है F के बराबर है। मान लो F 2 न्यूटन है तो ये Fs कितना होगा, 2 न्यूटन ही होगा। अगर मैं F को बढ़ा के 3 न्यूटन कर दूं और अभी भी बॉडी मूव नहीं कर रही है, इसका मतलब Fs जो इधर हो रहा है वो 3 न्यूटन हो जा रहा है। 4 न्यूटन, 5 न्यूटन, अभी भी मूव नहीं कर रही है बॉडी, इसका मतलब Fs बढ़ते बढ़ते फिर 4 और 5 न्यूटन भी हो जा रहा है। तो एक रॉन्ग कंसेप्शन जो लोग लेते हैं स्टूडेंट्स मोस्टली कि सीधे सीधे μSn कर देते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ऐसा नहीं होता। स्टैटिक फ्रिक्शन का अगर केस है तो वो फोर्स हमेशा F के बराबर होगा अमाउंट में, मैग्नीट्यूड में। तो यहाँ पे जो है Fs जो है हमारा Fs शुड बी इक्वल टू F होना चाहिए टू मेंटेन द बॉडी इन इक्विलिब्रियम। क्लियर? यानी कि Fs जो है सो एडजस्ट कर रहा है अकॉर्डिंग टू अप्लाइड फोर्स, यानी कि क्या है, एक तरह से सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो सेल्फ एडजस्टेबल है। ये नहीं कि सीधे सीधे यहाँ पे मान लो 10 न्यूटन का इधर जो है हमारा लिमिट है कोई μSn की वैल्यू मान लो, तो ऐसा नहीं कि सीधे हम 10 लगा देंगे, नहीं तो क्या होगा, फोर्स अनबैलेंस्ड, तो बॉडी को इधर मूव करना चाहिए, ऐसा तो होगा नहीं। यानी कि जब स्टैटिक फ्रिक्शन का केस लेंगे तो हम एडजस्टेबल का कॉन्सेप्ट ध्यान में रखते हुए लेंगे, यानी कि हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर पाएगा अगर स्टैटिक है। मतलब बॉडी ये मान लो A पॉइंट, ये मान लो B पॉइंट, इनके बीच में रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा है। रिलेटिव मोशन अगर नहीं हो रहा है इस पॉइंट के बीच में, इस दो कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में, इसका मतलब क्या है कि अभी स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाई हो रही है। ठीक है, अच्छा डायरेक्शन कैसे डिसाइड करें, तो स्टैटिक हो या काइनेटिक हो या लिमिटिंग हो, किसी भी केस में डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ डिसाइड करना है बेस्ड ऑन द कंडीशन इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन को देखते हुए, कि जैसे कि बी के रिस्पेक्ट में ए की टेंडेंसी या ए का एक्चुअल मूवमेंट किस डायरेक्शन में। तो अगर मैं फोर्स इधर अप्लाई कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मूव है राइट वार्ड, यानी कि इस पर फ्रिक्शन जो होगा सो अपोजिट टू दैट मोशन लेफ्ट वार्ड होगा। अगर बॉडी एक्चुअल में भी उस डायरेक्शन में मूव कर रही होती राइट वार्ड, तो फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन लेफ्ट वार्ड एक्ट हो रहा होता। ठीक है, तो हमको सिर्फ और सिर्फ दोनों कॉन्टैक्ट पॉइंट के बीच का रिलेटिव मोशन का डायरेक्शन देखना है कि एक बॉडी दूसरे के रेस्पेक्ट में किधर जाने की कोशिश कर रही है, और दूसरे पे फिर फ्रिक्शन फोर्स किधर होगा, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ लगा लो।
अगर ये बॉडी इस पे इधर की तरफ फ्रिक्शन एग्जर्ट कर रही है तो ये इसके में इधर का देखिए, फ्रिक्शन फोर्स भी एक तरह का कांटेक्ट फोर्स ही है जो कि अप्लाइड सरफेस के हॉरिजॉन्टल में। ठीक है, तो ये हो गया स्टैटिक फ्रिक्शन की बात। यही फोर्स अगर बढ़ते 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 एक सर्टेन लिमिट तक आ जाए कि जिसके बाद जस्ट मूवमेंट स्टार्ट होने वाला, अभी हुआ नहीं है लेकिन स्टार्ट हो सकता है, तो ऐसे केस में हम पहुंच जाते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन की ओर। कहाँ पे आ जाते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन की ओर। और यहां पर से मूवमेंट स्टार्ट हो सकता है, अभी हुआ नहीं है। तो ये जो कंडीशन पहुंच जाती है स्टैटिक फ्रिक्शन की, ये पहुंच जाती है लिमिटिंग फ्रिक्शन तक। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन से मे भी मोशन स्टार्ट हो जाए तो ठीक है। और एक्सपेरिमेंट कहता है कि यहाँ पे यू कैन अप्लाई वो म्यूएसएन, मतलब एक्सपेरिमेंट कहता है कि जो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की, वो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स। यानी कि अगर इस बॉडी का फ्री डायग्राम देखो तो इस पर एक नीचे की तरफ mg लग रहा है और ऊपर इसको n बैलेंस कर रखा है, इधर आपने लगाया f, और ये फोर्स जो fl तक पहुंच गई तो हम कहेंगे f इज इक्वल टू fl। और ये जो है सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है, और n क्या है? तो n है हमारा mg। यानी कि ऐसे केस में हम कह सकते हैं fl इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mg। यहाँ पे n mg के बराबर हो गया है। mg से इसका कोई रिलेशन नहीं है, रिलेशन नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? तो लगाएंगे कांस्टेंट, जिसको कि हम कहेंगे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन का ही एक अल्टीमेट फॉर्म आ चुका है। ठीक है, अब बॉडी मान लो यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर देती है, तो मूव करना स्टार्ट कर देती है यानी कि इनके बीच में हो गया रिलेटिव मोशन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन सबका केस हो गया गॉन। और अब हम पहुँच जाते हैं कहाँ पे? तो पहुँचते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन की ओर। यहाँ पे कोई ऐसा कंडीशन सोचना ही नहीं है कि हमारा फोर्स जो है सो काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर होगा। अब इनके बीच में रिलेटिव मोशन है, इसका मतलब पक्की सी बात है कि फोर्स जो हमारा लग रहा है वो इसके मूवमेंट प्रोवाइड कर दिया है, राइट। तो यहाँ तो वैल्यू एक्सपेरिमेंट कहता है कि एफ के जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन होता है, और एफ के को प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए म्यू के इंटू एन करते हैं, वेयर म्यू के इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो अगर हम इस सब का कंक्लूजन लेके एक प्लॉट करें, इस सब को कंक्लूड करके एक प्लॉट करें, तो देखो प्लॉट कैसे हो सकती है। इन सब को अगर कंक्लूड करके हम एक प्लॉट करते हैं, तो ये मान लो हमारा वाई एक्सिस पे हम फ्रिक्शन की वैल्यू को रख रहे हैं और एक्स एक्सिस पे हम अप्लाइड फोर्स को लगा रहे हैं। फोर्स हमारा न्यूटन में इधर की तरफ बढ़ रहा है और इधर हमारा फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। तो जैसे जैसे हमने फोर्स लगाया था हमने देखा कि फ्रिक्शन की वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ रही है। यानी कि अगर 1 न्यूटन फोर्स लगाया तो मेरी फ्रिक्शन स्टैटिक जो थी वो भी 1 न्यूटन की ही थी। करते 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 हम किसी एक खास लिमिटिंग पॉइंट तक पहुंचते हैं कि जिस फोर्स के बाद, जिस अप्लाइड फोर्स के बाद बॉडी जस्ट मूव की टेंडेंसी में आ जाती है। यानी कि यहाँ पे हम पहुँचते हैं, यहाँ ये पूरा क्या क्या है ग्राफ, ये बता रहा है हमको स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन को बता रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ वैल्यू जो एफ की होगी उसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट पकड़ो हो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। और यहाँ जब हम पहुँचते हैं तो हम लिमिटिंग फ्रिक्शन पे पहुँच जाते हैं, विच इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन। यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ के बाद बॉडी टेंडेंसी में आ गई मूव करने की। उसके बाद देखो होता क्या है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स और ग्रिप बना होता है माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, राइट। तो जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो जब लिमिटिंग तक पहुँच गए हैं तो ग्रिप अभी बना हुआ है, लेकिन काइनेटिक के केस में ग्रिप बनता है टूटता है, बनता है टूटता है, क्योंकि सरफेस बिल्कुल स्मूथ नहीं होते। तो कहीं पे फॉर्मेशन हो रही होगी इंटरमोलिकुलर फोर्स, कहीं पे ब्रेक हो रही होगी। तो इसके कारण क्या होता है, ये फोर्स यहाँ से थोड़ा सा नीचे डिप होगा, और चूँकि फॉर्मेशन और ब्रेकेज होते रहती है तो ये इस तरह का कुछ
जिगजैग सा कर्व एक आता है जिसको ऑलमोस्ट हम कांस्टेंट मानते हैं, और ये वैल्यू होती है हमारी एफ के की, जो कि अब एक ही तरह से लगेगी और वो होगी क्या, म्यू के एन के बराबर। तो इस तरह से हम जान गए कि कैसे फ्रिक्शन फोर्स को अप्लाई करेंगे। अब आते हैं डायरेक्शन की बात करते हैं। डायरेक्शन की बात मैंने सीधे बोली है कि हमको सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव मोशन को कंसीडर करना है, रिलेटिव मोशन को। तो मान लीजिए हमारे पास अभी तो सिंगल ब्लॉक लिया था और फ्लोर पे रखा हुआ था। अब यहाँ पे 2 ब्लॉक लेते हैं और 2 कंडीशन लगाते हैं। एक एम मास का ब्लॉक है, एक स्मॉल एम मास का ब्लॉक है। पहली बार में फोर्स इधर इस पे अप्लाई किया, तो इस पे फोर्स अप्लाई किया। मान लो ये सरफेस भी रफ है, ये सरफेस भी रफ है। रफ कहने का मतलब यहाँ फ्रिक्शन अप्लाई हो रहा है, और इनके बीच में कुछ μ1 और μ2 का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। यहाँ F इधर अप्लाई किया तो ऑब्वियसली बॉडी इस पॉइंट को लेते हैं A डैश, B डैश। तो A और A डैश के बीच में पहले B और B डैश की बात कर लें। B और B डैश में अगर देखा जाए तो F अगर इधर इसको लेकर मूव करने की कोशिश कर रहा है तो ऑब्वियसली B डैश के रेस्पेक्ट में B आगे जाता हुआ या आगे जाने की टेंडेंसी में आएगा, तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ अप्लाई होगा। यहाँ पे FB मान लीजिए यहाँ पे। अच्छा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, इसके रेस्पेक्ट में ये पीछे जाता हुआ दिखेगा, लगेगा इसको कि ऊपर वाला ब्लॉक पीछे जाने की टेंडेंसी में है, यानी कि इस पे फ्रिक्शन किधर की तरफ आगे होगा, तो आगे की तरफ। यहाँ न्यूटन्स थर्ड लॉ लगाओ और यहाँ भी न्यूटन्स थर्ड लॉ लगाओ। तो इस तरह से हमने निकाला, या मे बी स्टैटिक हो सकता है, मे बी काइनेटिक हो सकता है। दूसरा कंडीशन पकड़ते हैं, इसी फोर्स को ऊपर वाले ब्लॉक पे लगाते हैं। ऊपर वाले पे लगाए M एंड M, ठीक है। अब ये पॉइंट को पकड़े। अब F इधर है तो ऑब्वियसली छोटा वाला ब्लॉक जो ऊपर वाला है वो आगे जाने की टेंडेंसी में आएगा, तो उस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ, क्योंकि मतलब इसके रेस्पेक्ट में वो आगे जाना चाहेगा, यानी कि इस पे फ्रिक्शन पीछे, तो न्यूटन थर्ड लॉ से इस पे फ्रिक्शन आगे की तरफ। अच्छा, यहाँ पे अब ये आगे जाना चाह रहा है, इसका मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन पीछे की तरफ, ठीक है। एच.सी. वर्मा का एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम उठाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं इस पूरे डायरेक्शन, स्टैटिक, काइनेटिक सारे फ्रिक्शन को एक्सप्लेन करूँगा। तब तक की